So next topic is signal flow graph. There are two types of techniques for finding out transfer function of any block diagram. First one is block diagram reduction technique. It is already we have discussed. Second technique is signal flow graph. तो जो आपने अभी टेक्निक पढ़ी है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, वो टेक्निक जो है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको क्या करना पड़ता है कि हर बार आपको नया ब्लॉक डायग्राम विड्रॉ करना पड़ता है, राइट, और हर बार आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट, और तो यहाँ पर जो है जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है वो टाइम टेकिंग टेक्निक, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था एस.जे. मेसन, उन्होंने ये टेक्निक दी है सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक से आप इजी वे में जो है फाइंड आउट कर सकते हो। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक इज ए वेरी टिपिकल टेक्निक और टाइम कंज्यूम टेक्निक, और द सिग्नल फ्लो ग्राफ इज इजीएस्ट टेक्निक टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी ब्लॉक डायग्राम टेक्निक, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के रेस्पेक्ट में जो टेक्निक जो है बहुत ईजी है, आप इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टेक्निक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वन, क्योंकि ये ईजी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में अगर आता है कि फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, तो कोई टेक्निक आपको गिवन नहीं है, आप कौन सी फॉलो करोगे? सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। अगर आपको नाम दे रखा है तब तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ इज इजीएस्ट टेक्निक फॉर फाइंडिंग आउट द ट्रांसफर फंक्शन। अब इस पर्टिकुलर टेक्निक में करते क्या है, आपको कोई ब्लॉक डायग्राम गिवन होगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको प्लॉट करना है। मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ, आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टेक्निक से आपको ग्राफ बनाना है, और उस पर्टिकुलर ग्राफ से एक मेथड होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मेसन गेन फॉर्मूला। इस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से ये टेक्निक है मेसन गेन फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली जो है आंसर आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर रीड आउट करेंगे, और वन बाय वन अगर आपको टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तब आप इजीली जो है सिग्नल फ्लो ग्राफ किसी भी ब्लॉक डायग्राम का प्लॉट कर सकते हैं। तो किस तरह का दिख सकता है डायग्राम सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक शो करने के लिए है कि किस तरह का जो सिग्नल फ्लो ग्राफ आपके पास दिखेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ को अपन सिग्नल फ्लो ग्राफ क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, राइट। ये ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड, so there are different nodes. These particular x1, x2, x3, x4, these are the nodes. उसको अपन क्या बोलेंगे? These are called the nodes, right? And these x1 to x2, x2 to x3 जो ये डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रखी है, ठीक है। तो इनको बोलेंगे तो ब्रांच। ये सब क्या है? All are branches, ठीक है। All are, और जो ब्रांच के ऊपर जो आपको ये दिख रखा है, ये जो गेन दिख रहा है, इसको अपन बोलेंगे गेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर x1, x2, x3, x4, x5, x6 यहाँ पर दिख रखा है, ठीक है। These are the nodes, and if we are directed from x1 to x2, either x2 to x3 or x3 to x2, these all are the branches। और जो ब्रांच के ऊपर जो आपको ये वैल्यू लिख रखी है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द गेन, ठीक है। इस पर्टिकुलर ब्रांच की क्या है? ये इसकी वैल्यू है गेन, ठीक है। तो इस तरह का आपको क्या है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ देख सकता है, हो सकता है डिफरेंट तरीका हो, बट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है इट इज इनपुट नोड, और इसको अपन कहते हैं सोर्स। ये सिंपल कुछ भी नहीं है, जैसे आपने ब्लॉक डायग्राम में इनपुट और आउटपुट पढ़ा है, तो एक इनपुट नोड का मतलब है इनपुट, ठीक है। सिंपल मीनिंग में अपन कहेंगे इनपुट, बट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे पहचानेंगे कि इनपुट है कि नहीं? एन इनपुट नोड is a node which has only outgoing branches, मतलब उस पर्टिकुलर नोड से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेज होंगी, कोई भी इनपुट, कोई भी इनकमिंग ब्रांचेज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर x1 की बात करूँ, इस पर्टिकुलर x1 की बात करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर x1 से सिर्फ और सिर्फ क्या है? आउटगोइंग ब्रांचेज। आउटगोइंग मतलब यहाँ से ये ब्रांचेज जो है आउटसाइड की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेज, कोई भी इनकमिंग ब्रांचेज नहीं है, ठीक है, कोई भी इनकमिंग ब्रांचेज नहीं है, ठीक है।
then this particular x1 is called the input node। क्या है इनपुट। बाकी ब्रांचेज को आप देखो, बाकी नोड को आप देखो, x2 नोड को देखो, x नोड पे देखो ये आपके पास देखो आउटगोइंग है, ये देखो इनकमिंग जा रहा है, इनकमिंग जा रहा है, तो ये भी इनपुट नोड नहीं है। इस पर्टिकुलर नोड को आप देखो, ये आपके पास देखो आउटगोइंग है बट देखो इनपुट भी जा रहा है, x4 में भी इनपुट आ रहे हैं, x5 में भी इनपुट आ रहा है और x6 में भी देखो इनपुट आ रहा है। बाकी नोड में सब में इनपुट यहाँ पर है, राइट। तो ऐसा नोड आपके पास जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आउटगोइंग ब्रांचेज हो, कोई भी इनपुट इनकमिंग ब्रांचेज नहीं है, ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे इनपुट नोड। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? चैट बॉक्स में आंसर करके जाना फटाफट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको आगे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते। क्लियर ये वाला पॉइंट? प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। नेक्स्ट इज आउटपुट नोड और सिंक नोड, ठीक है। अब आउटगोइंग में सिंपल सा आपके पास मीनिंग है, एन आउटपुट नोड इज ए नोड दैट हैज ओनली वन और मोर देन इनकमिंग ब्रांच। मतलब उसमें एक या एक ज्यादा इनकमिंग ब्रांचेस हो सकती है बट इसमें कोई भी आउटगोइंग ब्रांचेस नहीं होगी, क्या सेम है। वहां पर क्या था, कोई भी इनकमिंग ब्रांचेस नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी आउटगोइंग ब्रांचेस नहीं होगी, सिंपल मीनिंग, ठीक है। तो आउट इस पर्टिकुलर x6 नोड की मैं बात करता हूँ, इसमें देखो यहाँ पर क्या है, इनकमिंग ब्रांचेज है, यहाँ पर कोई भी आउटगोइंग ब्रांचेज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा नोड होगा, आउटपुट नोड, इसको क्या कहेंगे, आउटपुट, ठीक है। सेम यहाँ पे जो इनपुट में क्या था, कोई भी आउटगोइंग ब्रांचेज नहीं, कोई भी आउटगोइंग ब्रांचेज नहीं थी, इसको मैं सॉरी नॉट आउटगोइंग, नॉट इनकमिंग, सॉरी इनकमिंग ब्रांचेज, राइट। तो इनकमिंग ब्रांचेज अगर नहीं है किसी में, जिसको मैं कहूँगा इनपुट नोड, इसमें कोई आउटगोइंग ब्रांचेज नहीं है, इसको मैं कहूँगा आउटपुट, ठीक है। बाकी जितने भी आप ब्रांचेज आप देख लो, सबके अंदर आउटगोइंग ब्रांचेज, यहाँ पर देखो इसमें भी एक्स नोड में आउटगोइंग है, इसमें भी आउटगोइंग है, इसमें भी आउटगोइंग है, x4 में भी आउटगोइंग है, x5 में भी आउटगोइंग है, बट x6 में कोई भी आउटगोइंग ब्रांचेज नहीं है, ठीक है, इसको मैं कहूँगा आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट नोड और आउटपुट नोड आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज मिक्स्ड नोड। मिक्स्ड नोड का सिंपल सा मीनिंग है कि इनकमिंग और आउटगोइंग के अलावा जितने भी आपके पास नोड्स हैं ऑल आर कॉल्ड मिक्स्ड, ठीक है। इनकमिंग और आउटगोइंग के अलावा जितने भी नोड्स आपके बचते हैं ऑल आर कॉल्ड मिक्स्ड नोड, इसको अपन कहते हैं मिक्स्ड नोड, ठीक है। इसका मतलब इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ x2 x3 x4 x5 आर द मिक्स्ड नोड। नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ तो मैंने ऑलरेडी आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया है। फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या है कि आपको इनपुट से लेकर आउटपुट तक पहुंचना है किसी भी, तो इनपुट से आउटपुट तक आपको पहुंचना है, बट इस पर्टिकुलर में इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इनपुट से आउटपुट पर आपको पहुंचना है बट आपके पास कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द जर्नी, नोड आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब जिस नोड पे आपने एक बार ट्रेवल कर लिया है उस नोड को आपको वापस इंक्लूड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं एग्जाम में जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आप कोई भी नोट आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको मैं कहूँगा फॉरवर्ड पाथ। सिंपल सा मीनिंग है, यहाँ पर सपोज आपके पास, मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, तो ये आपके पास कुछ इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट है, इतना तो आपको पता चल गया। तो ये आपके पास इनपुट हो गया और ये आपके पास आउटपुट, ठीक है। अब आपको इनपुट से आउटपुट तक पहुंचना है, ठीक है। अब आपको क्या है, डायरेक्शन को फॉलो करना है, कैसे भी करके। जैसे आप वो बचपन में करते थे कि यहाँ पर कुछ मान लो यहाँ पर रेबिट है और यहाँ पे फूड है, ठीक है, तो रेबिट को फूड तक पहुँचाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके आपको कैसे भी करके फूड तक पहुँचाना है। तो इसमें भी सेम काम है कि आपको इनपुट से आउटपुट तक पहुँचाना है, तो इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखो x1 से अगर मैं डायरेक्टली चलूँ तो देखो एरो के डायरेक्शन सेम कहाँ पर है, आउटपुट की तरफ। एक आपके पास कौन सा पाथ हो गया, फॉरवर्ड पाथ नंबर 1, x1 टू x2, x2 टू x3,
2x4 2x5 2x6 दिखा आपको। तो एक आपके पास ये पाथ हो, इसको क्या मैं कहूँगा फॉरवर्ड पाथ, राइट। और कौन सा पाथ हो सकता है, मैं यहाँ से चला, यहाँ मैं जा नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट, आगे चलना पड़ेगा मुझे। तो मैं देखो आगे चला, जो आगे चला, आगे चलने के बाद में और कहीं जा सकता हूँ, मैं इधर नहीं जा सकता हूँ, सीधे चल लगे कहाँ जा सकता हूँ, इधर गया, इधर गया, तो मैं देखो इधर जा सकता हूँ। चल देखो डायरेक्शन सेम, यूँ गया मैं और यूँ जाके और वापिस देखो ऐसे, दिख रहा आपको डायरेक्शन आपकी देखो सेम जा रही है, डायरेक्शन सेम है, इस तरह से मैं जा सकता हूँ। तो आपके पास ये दूसरा फॉरवर्ड पाथ होगा, ठीक है। तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, x1 से x2, x2 से x3, x3 से डायरेक्टली जंप कर गया x5 2x। तो ये आपके पास दूसरा फॉरवर्ड पाथ है। इसके अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ आपको दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फॉरवर्ड पाथ नहीं है, इसके अलावा आप कहीं भी नहीं जा सकते। अब आप कहोगे सर मैं इस तरीके से कर दूँ, हो सकता है आप ये समझ लो कि मैं यूँ जाके यूँ जाके यूँ जाके यूँ जाके, ये भी आपके पास फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का दिख रहा है फॉरवर्ड पाथ, ये भी तो हो सकता है। बट इसमें क्या हो रहा है कि आपने जैसे यहाँ पर गए वापस आप इसी पे आ गए, दिख रहा आपको। इसका मतलब ये नोड आपने 2 बार काउंट कर, तो कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए जब आप किसी फॉरवर्ड पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर नोड रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर पाथ इज नोट द फॉरवर्ड, ठीक है। यही सबसे बड़ी जो है आगे जो है चीज काम आने वाली है, आगे जो मैं क्वेश्चन करूँगा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई। यहाँ तक किसी को डाउट है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि फॉरवर्ड पाथ कैसे फाइंड करें, एनी डाउट? फटाफट चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो इस पूरे इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर के अंदर तो सिंगल फ्लो ग्राफ जो है टॉपिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये जो पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 5 और 6 जो आप आपके आगे बताने वाला हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 2 फोर्थ का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बात आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लूप। तो मैंने ऑलरेडी आपको लूप का मतलब क्या है, वहाँ पर अपन ब्लॉक डायग्राम में क्या बात कर रहे थे, फीडबैक की बात कर रहे थे, ठीक है। एक तरह से फीडबैक की क्या है, लूप है, ठीक है, फीडबैक की क्या है, लूप है। बट वहां पर अपन फीडबैक और साथ साथ में अपन क्या फाइंड कर रहे थे, पैरेलल पाथ फाइंड कर रहे, राइट। तो इसमें जो फीडबैक वाला जो पॉइंट है एक तरह से वही क्या होगा, लूप। तो लूप का मतलब क्या है, लूप इज ए पाथ दैट ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑन द सेम नोड एंड अलोंग विच नो अदर नोड इज ट्रेवर्स मोड इन। इसका मतलब क्या हुआ, लूप का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से जहां पर आपने स्टार्ट करा उसी पॉइंट पे कैसे भी मूव करके आप उसी पॉइंट पे आ गए, ठीक। इसका मतलब ये नोड तो रिपीट होगा ही होगा क्योंकि वापस आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नोड हैं वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नोड है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम जैसे कोड बात में आपको बताया। तो जहां से आपने स्टार्ट करा है उसी जगह आप वापस आ जाते हो, तो वो दैट इज कॉल्ड लूप। जैसे आप सर्किट एनालिसिस में केवीएल की बात करते हैं, जिस पर्टिकुलर पाथ से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आपने वापस आना है, तो जिस नोड से आप स्टार्ट करोगे उसी नोड पे आपको वापस आना है। तो सपोज मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करता हूँ, तो कौन कौन से आपको लूप दिख रहे हैं। तो एक आपको देखो लूप दिख रहा है, अगर मैं x2 से x3 जाता हूँ, ये तो कोई एक पाथ है, और x3 से x2 आता है, तो ये आपके पास लूप है, मतलब तो दिस पर्टिकुलर इज ए लूप। तो लूप यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा, फर्स्ट लूप इज L1, लूप 1 इज x2 से मैं कहाँ गया, x3 गया, वापस से x2 गया, तो दिस इज द लूप नंबर 1, ठीक है। सेकेंड लूप की बात करते हैं हम। ये देखो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वापस देखो इसी पे आ गया, सिर्फ डायरेक्शन को फॉलो करना। ये भी आपके पास एक और लूप हो गया। यहाँ पर लूप 2 क्या हो सकता है, x3 to x4 to x, दिस इज कॉल्ड द लूप। उसके बाद में लूप कौन सा हो सकता है, फिर देखो ये यहाँ पर मैंने स्टार्ट करा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, वापस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ, बट मैंने आपको बताया था कि
जिस पर्टिकुलर नोड से आप स्टार्ट कर रहे हो वो रिपीट हो सकता है, वो तो एक बार रिपीट हो सकता है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लूप हो गया। तो इसको मैं क्या होगा, लूप। तो x4 से वापस मैं x4 पे आ गया, इसी और कोई लूप आपको दिख रहा है, ये लूप हो सकता था, यहाँ से मैं गया यहाँ पे गया, बट ये देखो डायरेक्शन ये देखो अपोजिट हो गई, तो ये लूप आपका नहीं होगा। ठीक है? और कोई लूप हो सकता है, ये देखो, ये आप बोलोगे सर मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इस तरह से लूप बता दूँ, उसी पॉइंट पे वापस आ गया जिस पे स्टार्ट करा था, ये लूप क्यों नहीं हो सकता भाई, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करा, इसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो ये लूप बनना चाहिए, क्यों नहीं बना, क्योंकि आपने ये नोड जो है वापस रिपीट कर दिया। तो जिस नोड से स्टार्ट कर रहे हो उस नोड के अलावा बाकी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नोड आपका रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोट। तो लूप को पहचानने का क्या तरीका है, इस पॉइंट इस नोड से आप स्टार्ट करो, उसी पे वापस आप आ जाओ, और कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट दैट स्टार्टिंग। Any doubt in this term loop? ठीक है, तो ये फॉरवर्ड पाथ और लूप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में पूरा काम आएगा, मैं समझाऊंगा भी, तो सिर्फ इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा किस तरीके से करना। एक आता है सेल्फ लूप। अब सेल्फ लूप का मतलब क्या होता है, एक तरह से लूप का पार्ट ही है, इसमें अलग तरीके से लिखती है ताकि लूप का पार्ट, मतलब कहने मतलब है आपके पास जिस पॉइंट से स्टार्ट हो कोई अदर नोड नहीं आए, तो यहाँ पर जो आपके सामने ये वाला लूप दिख रहा है, ये सबसे छोटा वाला, ये वाला, ये सेल्फ लूप है, जिस पॉइंट से स्टार्ट रहा वापस उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब वो कोई नोड आया ही नहीं। ठीक है, तो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करा उसी सेम नोड पर अगर वापस जाते हो विदाउट काउंटिंग इन अनदर नोड, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ लूप। ये टर्म आपके पास काम नहीं आएगी, ये सिंपली यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए इसको अपन सेल्फ लूप बोलते हैं। ऊपर वाली दो इंपॉर्टेंट टर्म, ये इंपॉर्टेंट टर्म है पाथ की, तो 4 नंबर पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट और 7 नंबर पॉइंट एंड आगे आपके पास 8 नंबर पॉइंट, तो these 4 पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने फॉरवर्ड पाथ की बात की, ठीक है, तो 4 पॉइंट क्या था, फॉरवर्ड पाथ के लिए, तो 7 पॉइंट आपके पास है फॉरवर्ड पाथ के, इसको अपन पाथ गेट की जगह अपन इसको और इजी और इसको बना लेते हैं, इस कॉल्ड है फॉरवर्ड पाथ। कुछ बुक्स इसको पाथ गेन लिखती है, तो पाथ गेन नथिंग बट फॉरवर्ड पाथ, इसको अच्छी टर्म्स में अपन लिखेंगे फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथिंग का मतलब है कि जो भी आपने फॉरवर्ड पाथ अज्यूम किया था, फाइंड किया था, उनमें जो भी आपके पास गेन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर, सिंपल समय। ठीक है, जो भी आपने फॉरवर्ड पाथ लिए हैं उन सब में फॉरवर्ड पाथ में डिफरेंट फॉरवर्ड पाथ में जो भी आपके पास गेन आ रहे हैं उन गेन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, गेन को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हम फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की बात करते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ कौन सा था, आपने यहाँ से यहाँ पर सीधा गया, एकदम स्ट्रेट गया, राइट। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास गेन आ रहे हैं, मैं यहाँ से यहाँ गया, गेन क्या है, A12 दिखाऊंगा मल्टीप्लाई, इसके बाद यहाँ से यहाँ गया क्या है, A23 आ रहा है, A23, यहाँ से यहाँ गया कितना आ रहा है, A34 आ रहा है, A34, फिर मैं x4 से x5 गया कितना है, A455। तो जो आपने फॉरवर्ड पाथ 1 के लिए आप लिखो, ठीक है, यहाँ से गया A3, तो दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पाथ गेन, राइट। इसको अपन कहेंगे फॉरवर्ड पाथ गेन, इसको डिनोट करते हैं T से, और फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है तो क्या लिखूंगा मैं, T। तो आपको क्या करना है, जिस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ के थ्रू आप मूव कर रहे हो या ट्रेवल कर रहे हो उस पर्टिकुलर पाथ के अंदर जितने भी गेन्स आ रहे हैं उनको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर। दूसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा था आपका, यहाँ से यहाँ गया था मैं, यहाँ से यहाँ गया था, फिर इस पर्टिकुलर पाथ में डायरेक्टली जंप किया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर जितने भी आपके पास गेन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो P2 क्या होगा, अब देखो यहाँ से x1 से x2 गया, A12, x2 to x3 गया A23, और x3 से x4 गया A34, सॉरी x3 से x4 में गया, उसके बाद मैं गया हूँ x3 to डायरेक्ट x5, तो A35, उसके बाद में x5 से x6 क्या गया A5, ठीक है। तो जो भी आपके पास
इस पर्टिकुलर पाथ पर जितने भी गेन्स आ रहे हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई, सिंपल, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई ऑल द गेन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ, ओके। इसको मैं कहूंगा फॉरवर्ड पाथ गेन। तो P1 एंड P2 आर द फॉरवर्ड पाथ गेन। एनी डाउट? इसमें किसी को डाउट है? मैंने जस्ट ये आपको बताया। अब देखो ये 7 इंपोर्टेंट टर्म होगी, एक है 8 इंपोर्टेंट। सेम यहाँ पर जैसे आपने फॉरवर्ड पाथ के लिए फॉरवर्ड पाथ गेन फाइंड किया, तो सेम हियर लूप के लिए आप क्या फाइंड करोगे? लूप गेन फाइंड करोगे। सेम लूप गेन में भी आपको क्या करना है? जिस पर्टिकुलर लूप में आपके पास गेन आ रहे हैं उन सब गेन को क्या है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, सिंपल समझ। तो अपने पास यहाँ पे 3 लूप थे, राइट। तो L1 की बात करते हैं। L1 कौन सा लूप था? तो रिमूव कर देता हूँ। मेरे पास L1 कौन सा था? ये वाला। X2 से मैं X3 पे गया और X3 से वापस A34 पे आया, A32 पे आया, राइट। अब इस पर्टिकुलर लूप के अंदर मैं अगर L1 की बात करूँ तो यहाँ पे L1 क्या होगा? L1 इक्वल टू A23 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? A32, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? लूप गेन 1, ठीक है। ये आपका लूप गेन 1 हो गया। अब बात करते हैं लूप 2 की। तो लूप 2 कौन सा था? लूप 2 आपके पास था X3 से X4 पे मैं गया और X4 से वापस X3 पे आया। इसी लूप नंबर 2। अगर मैं बात करूं L2 की, तो L2 क्या होगा? लूप गेन को रिप्रेजेंट करते हैं L से, राइट। तो L2 इक्वल टू एक आपके पास A34 है, एक आपके पास वापस A34 है। ऊपर वाला भी A34 है, नीचे वाला भी A34 है। A34 ये आपके पास क्या हो गया? लूप गेन 2। इसी तरीके से ये क्या लूप 2 हो गया। लूप 3 कौन सा था? ये वाला। तो इस पर्टिकुलर पाथ में सिर्फ एक ही गेन आ रहा है। कितना आ रहा है? A4। तो अगर एक आ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, एक सिंपली आप एक लूप गेन आप लिख सकते हो। L3 इक्वल टू A4। क्या आपके पास गेन? कोई दूसरा आपके पास गेन नहीं है तो कोई आप मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, डायरेक्टली A4। तो दिस इज कॉल्ड लूप गेन। तो मैं कहूँगा लूप गेन। तो आपको फॉरवर्ड पाथ फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉरवर्ड पाथ गेन को गेन के लिए मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लूप फाइंड करें तो लूप के लिए आपको लूप गेन को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दीज 4 टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट: फॉरवर्ड पाथ, लूप, फॉरवर्ड पाथ गेन एंड लूप। अब जितनी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई हैं अभी तक, इसमें किसी को किसी तरह का डाउट है तो आप पूछें। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये क्वेश्चन अपन बाद में लेंगे। अभी पहले अपन एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ को प्लॉट करना है, तो यहाँ पर सबसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो आपको यहाँ पे देखनी है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो रूल्स जो बताने वाला हूँ, 2-3 जो रूल्स जो है पॉइंट है, ये भी आपको उसके साथ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट जो रूल जो है वो क्या है? जब भी आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ को बनाना है तो ऑल वेरिएबल्स को यहाँ पे रिमूव कर दो। वेरिएबल्स ऑल समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड। क्या कहेंगे अपन? जहां भी आपको समिंग पॉइंट दिखे या फिर जहां भी आपको कोई टेक ऑफ पॉइंट दिखे, तो उन समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट को क्या करना है? सिंपली वहां पे नोड से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है? नोड, सिंपल में। जहां भी आपको समिंग पॉइंट दिख गया तो आपको क्या करोगे? वहां पे नोड लगा दिया। जहां पर टेक ऑफ पॉइंट दिख गया वहां भी नोड लगा दिया। तो नोड की आपको पहचान करने को क्या करोगे? सिर्फ समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को देखोगे।
समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट जहाँ भी लिखा आपको वहां पर क्या इंडिकेट करोगे, नोड इंडिकेट करोगे। ठीक है, तो इसके लिए सब क्या होगा, नोड होगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, कई बार क्या होता है कि समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट साथ साथ में आ जाते हैं, मतलब समिंग पॉइंट भी और टेक ऑफ पॉइंट एकदम एडजेसेंट आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम पास पास। तब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, अगर आपका पास समिंग पॉइंट, इफ समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड बिफोर ए टेक ऑफ पॉइंट, then in the direction of signal flow, in such case the replacement of the summing point take off point by single। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास अगर दो केस है, तो मैं केस फर्स्ट की बात करूँ कि पहले समिंग पॉइंट आ गया के बाद में टेक ऑफ पॉइंट आ गया, इसको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में केस 2 में अगर मान लो आपके पास पहले टेक ऑफ पॉइंट आ गया, उसके बाद में समिंग पॉइंट, तो फर्स्ट वाला जो केस है, समिंग पॉइंट पहले आया, टेक ऑफ पॉइंट बाद में आया। ठीक है, उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, इन दोनों को आपको डिफरेंट डिफरेंट नोड से प्रिंट करना है, बट इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको सिंगल नोड रिप्रेजेंट करना है, मतलब इस पर्टिकुलर समिंग पॉइंट का भी और इस पर्टिकुलर टेक ऑफ पॉइंट का भी जो नोड होगा वो सेम होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड before the takeoff point, then we are assuming that summing point and takeoff point is indicated by single node। वो क्या होगा, सिंगल नोड इंडिकेट होगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको कि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर देखिए आप, यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ देखो आपके पास समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट और टेकऑफ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास ये एक नोड ये हो सकता है, एक नोड ये हो सकता है, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर समिंग पॉइंट के लिए, एक पर्टिकुलर टेक ऑफ पॉइंट के लिए आपको सिंगल नोड करना है। यहाँ मैंने देखो सिर्फ सिंगल नोड बनाया है, यहाँ देखो मैंने आर बना दिया है, V2 बना दिया है, V2। ठीक है, तो दोनों को आपको सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट केस आता है और टेक ऑफ पॉइंट पहले आता है, समिंग पॉइंट बाद में, तो आपको तो डिफरेंट करना ही है। उस केस में तो आपको करना ही है, जो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट में डिस्कस किया, बट ये स्पेशल केस है, ये एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है, रूल है एक तरह से, नॉट द एक्सेप्शन, इट इज द रूल। ठीक है, तो इस रूल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो जो मैंने आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई स्टार्टिंग में, एक आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताई, फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ लूप, फॉरवर्ड पाथ गेन लूप गेन। राइट, और देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोड, एंड second point, that is if summing point is placed before the takeoff point, then we are assuming and both summing point and takeoff point are represented by a single node। okay? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगर ये आपको पता है तो आप इजी जो है किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम का सिंगल फ्लो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स में किसी भी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट?